जय श्री राधे। मेरे आत्मीय जनों को मेरा बहुत सारा प्रेम। भाद्रपद मास के सुखद आनंदमय अनुभव के साथ आज सितंबर माह प्रारंभ हो रहा है। आपका आने वाला ये माह सुखद हो, आनंदमय हो, अनुभवजन्य हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध महापुरुष थे, महावीर स्वामी एक महापुरुष थे। ये सभी महापुरुष क्यों कहलाए? क्या कि ये जन्मजात कोई ऐसा गुण लेकर के पैदा हुए थे कि इनको महापुरुष की कैटेगरी में रखा गया, या इन्होंने इस जीवन में आने के बाद में ऐसा कुछ किया कि ये महापुरुष कहलाए? क्या गौतम बुद्ध जन्म से ही बुद्ध कहलाए? क्या वो जन्मजात ही कुछ ऐसे गुण लेकर के आए थे जिससे उनको महापुरुष कहा गया? क्या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सभी महापुरुष जन्मजात ही कुछ गुण लेकर के आए थे? हाँ, कुछ न कुछ पूर्व संस्कार अवश्य ही रहते हैं जो प्रबल होते हैं, परंतु इस संसार में आने के बाद हम आज ही की बात करेंगे कि आज ही के समय में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ गुणों का अर्जन करना चाहिए। प्रश्न ये है कि वो सद्गुण कौन से हैं जिनको हमारे महापुरुषों ने ग्रहण किया। तो तीन वस्तुएं हैं, तीन बातें हैं जिन्हें हम सभी को स्मरण रखना चाहिए। सबसे पहले है आचरण, द्वितीय है शिष्टता, शिष्टाचार जिसे कहते हैं, और तीसरा है सभ्यता। अब मैं एक एक करके आज इनके विषय में आपको बताऊं। आचरण, आचरण से तात्पर्य होता है कि आपके चलने का तरीका क्या है। पाँव से चलने का नहीं, जीवन में चलने का। आप जीवन जो जी रहे हैं उस जीवन में आपके चलने का तरीका कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपका लोगों के साथ मिलने के बाद कैसा प्रेम बनता है, आपका जीवन एक खराब व्यवहार से चलता है या एक अच्छे व्यवहार से चलता है। एक विदेशी लेखक हुए हैं लिलियन गिश, उन्होंने कहा है कि अगर आपका आचरण खराब है, अगर आपका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, तो उससे आपका जीवन तो नहीं रुक जाएगा, आपका जीवन बराबर चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका आचरण अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो उससे आपका जीवन सहज हो जाता है, उससे आपका जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि लोग आपको प्रेम करने लग जाते हैं। अब आचरण वास्तविकता में क्या है? जैसा मैंने कहा, चलने का एक तरीका। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अगर संक्षेप में बात करें तो अगर हमारा आचरण किसी महापुरुष के जैसा हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ही तरीका है, अनुसरण करो। आप जिनको पसंद करते हो आप उनका अनुसरण करो। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हैं तो आपको उनके गुणों पर चलना चाहिए। आप स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हैं, उनके गुणों पर चलना चाहिए। आपको भगवान बुद्ध, अगर उनके गुण अच्छे लगते हैं, आपको भगवान बुद्ध के गुणों का अनुसरण करना चाहिए। जिसके भी गुण आपको प्रभावित करते हों उसके गुणों का अनुसरण करना ही आपके आचरण को श्रेष्ठतम बना देगा, महापुरुषों के समान गुणों वाला बना देगा। देखिए, इस संसार में ना बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं। आप जिनको फॉलो करते हैं, एक है जो बहुत अच्छा गाने वाला है और आप उसको सदा सुनते रहते हैं क्योंकि आपको उसकी वाणी अच्छी लगती है, उसका गाना अच्छा लगता है। तो होता यह है कि धीरे धीरे आप उसके गुणों को अर्जित कर रहे हो, आप उसके गुणों को अपने अंदर ले रहे हो। तो कुछ दिन बाद आप भी उसके गाने गाने लग जाते हो, उसका गाया हुआ गाने लग जाते। एक व्यक्ति है जो सबका मजाक उड़ाता है, और वो जब मजाक उड़ाता है तो आपको बड़ी हंसी आती है, लेकिन वहाँ आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, आपको बड़ा मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो होता क्या है, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आप भी लोगों का मजाक उड़ाने लगेंगे, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के आचरण का ग्रहण कर रहे हो जो सबका मजाक उड़ाता है, और आपको वहाँ अच्छा लगा तो धीरे धीरे आप वैसे बनने लग जाओगे। एक व्यक्ति है जो जानवरों की बड़ी हेल्प किया करता है, सहायता करता है, जो मार्ग में घूमते रहते हैं, जानवर हैं, किसी को चोट लग जाती है उसको जाकर के दवाई करता है, पट्टी करता है, कुछ खिलाता है। आप भी ये देख लेते हो, तो नित्य आपको देखते देखते आप उसके आचरणों का ग्रहण करने लग जाते हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होने लग जाती है। तो आचरण अनुसरण करने से ही उत्पन्न होते हैं। अब ये निर्भर करता है आप जिस व्यक्ति का अनुसरण करोगे, आप जिसके पीछे पीछे चल पड़ोगे, जिसे आप फॉलो करोगे, जिसके आप फॉलोवर बन जाओगे, समझ लीजिए उसी के आचरण आप ग्रहण करने लग जाओगे।
तो निश्चित है कि आपका जो आचरण बनता है वो आपके आइडल कौन हैं, आप जिनको फॉलो करते हैं, आप जिनका अनुसरण करते हैं, उन्हीं के अनुरूप आपके भी आचरण बनेंगे। और आचरण, एक शब्द में कहूँ तो आचरण बनता है स्वभाव से। आपका स्वभाव कैसा है वही आपका आचरण बना करके देगा। आप सरल हृदय होंगे तो आप दयावान हो जाएंगे और आपका आचरण दया करने वाला हो जाएगा। अगर आप क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं तो क्रोध करना ही धीरे धीरे आपका आचरण बन जाएगा। तो जैसा आपका स्वभाव होगा, और स्वभाव बनता है मति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो अपनी बुद्धि को सरल रखिए, आपका स्वभाव सरल हो जाएगा। और स्वभाव सरल हुआ तो आपका आचरण महापुरुषों के समान बनने लगेगा। द्वितीय जो गुण महापुरुषों में होता है वो होता है शिष्टता का। शिष्टता आपके और मेरे जीवन का एक बहुत विशेष अंग है। आपके अंदर बहुत सारी शिष्टता है, संभवतः या तो आपने कभी उस पर ध्यान न दिया हो, लेकिन आपके अंदर बहुत शिष्टता है। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न आप स्वयं अपने आप से पूछिए और अपने आप को उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी गुरुजी के आने पर खड़े होकर के उनको सम्मान दिया है? क्या कभी आपके बड़े वृद्धजन कहीं बाहर से आए हों तो आपने जाकर के उनको प्रणाम किया है? ये सब क्या है? ये हमारी शिष्टता है। आप बस में यात्रा कर रहे हैं और अचानक वहाँ पर कोई महिला गाड़ी में चढ़ती है, बस में चढ़ती है, तो क्या आपने खड़े होकर के, जब देखा कि कहीं और सीट नहीं है, तो क्या आपने खड़े होकर के कभी महिला को बैठने को सीट दी है? देखो, महिला पुरुष तो एक बराबर हैं। आज के समय में सभी को एक समानता दी गई है। तो क्या महिला खड़ी नहीं हो सकती थी? क्या उसमें उतनी शक्ति नहीं थी खड़ी होने की? है ना। लेकिन फिर भी आपने उसको सीट दी है खड़े होकर के। क्यों? क्योंकि ये हमारे द्वारा की हुई एक शिष्टता है। ये एक मातृशक्ति को दिया हुआ हमारा एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है कि हाँ, आप प्रथम हो हमारे लिए, आप सम्माननीय हो हमारे समाज में, इसलिए ये शिष्टता है। कभी आप गाड़ी में बैठ करके और रोड पर गाड़ी भगा करके चले जा रहे हैं और आपका कुछ खाने का मन किया तो चिप्स और कुरकुरे निकाल करके आपने खाए और खाने के बाद में खाली पाउच को चलती गाड़ी से बाहर रोड पर फेंक दिया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो ये अशिष्टता है। और अगर आप उसको गाड़ी में ही रख लेते हैं, सही समय आने पर अगर उसको बाहर फेंकते हैं, ये एक शिष्टता है। जब कुछ व्यक्ति बात कर रहे होते हैं तो दौड़े दौड़े जा करके अपनी बात न सुना करके उन व्यक्तियों की चर्चा को पहले शांत होने देना, खत्म होने देना और फिर अपनी बात को कहना। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आप एक शिष्ट व्यक्ति हैं। शिष्टता कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। शिष्टता छोटी हमारे जीवन के बहुत सारे अंग हैं जो हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। महापुरुष बनने के लिए कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुष बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बनना। तो शिष्टता तो हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग है जो पल पल में, समय समय पर हमें जिसका पालन करना होता है। कभी आपने ऐसा किया है कि आपने किसी व्यक्ति को फ़ोन लगाया हो और फ़ोन लगा करके कहा हो, पहचानो मैं कौन हूँ? पहचानो। एक तो नए नंबर से आप फ़ोन करते हो और नए नंबर से फ़ोन करके फिर उसी से जिद करते हो कि पहचानो मैं कौन हूँ। और व्यक्ति अगर एक दो बार शर्मा करके, संकुचित होकर के कह भी दे कि हाँ पहचान तो रहा हूँ या नहीं पहचान पा रहा हूँ, और फिर भी आप, अरे आप तो पहचाने ही नहीं, भूल गए आप तो हमको, ये बहुत धृष्टता है, ये भी अशिष्टता है। मुझे याद है, मुझे कुछ दिन पहले एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आप पहचानिए, तो मैं नहीं पहचान पाया। स्वाभाविक सी बात है कि एक नए नंबर से कॉल आए और अगर कभी महीनों में एक बार कोई व्यक्ति फ़ोन करे आपको तो थोड़ा पहचानना, वर्षों में कोई कॉल करे तो संभव नहीं हो पाता। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और हम नहीं पहचान पाए। अब हुआ ये कि थोड़ी देर हमने ज़िद की कि आप बता दीजिए, अब आप कौन हैं, आपका नाम बताइए। तो उन्होंने जब आप अपना नाम बताया तो मैं तब भी नहीं उनको पहचान पाया, क्योंकि उन्होंने जो अपना नाम बताया तो उस नाम के लगभग मेरे पास 10-12 नंबर मेरे फ़ोन में थे और मैंने तुरंत के तुरंत उन 10-12 लोगों को स्मरण किया, परंतु वो उनमें से कोई भी नहीं थे। ये शिष्टता नहीं है। अगर आप कभी स्वयं से किसी को फ़ोन करते हैं तो आपका धर्म बनता है, चलो मित्र है तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है, परंतु शिष्टता ये है कि सदा एक बात अपने आचरण में ले आओ कि जब भी आप फ़ोन करो,
फ़ोन करते ही सबसे पहले स्वयं ही बता देना चाहिए कि मैं इस स्थान से ये व्यक्ति बात कर रहा हूँ। ये शिष्टता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो ध्यान रखिए कि आपको किस प्रकार करना चाहिए। इस शिष्टता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप कम से कम मुझे देखने वाले लोग हैं, ये इस बात को बहुत आगे तक फैला सकते हैं। जब भी आपके पास कोई फ़ोन आए और इस प्रकार करे तो कम से कम उनको ये शिष्टता तो सिखाइए कि स्वयं बताना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए। उसके बाद बात करने में जो आनंद होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना होता क्या है कि कई बार फिर हम संकुचित हो जाएंगे। बात तो कर लेंगे परंतु हम उसको पहचान नहीं पाए और सामने वाले ने फिर अपना परिचय दिया तो बात तो करेंगे परंतु फिर मन में ये होगा कि जल्दी से जल्दी बात ख़त्म हो जाए तो ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर एक संकोच की भावना आ जाती है कि हमने इसको पहचाना नहीं। और सामने वाला अगर स्वयं से ही अपना परिचय दे दे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा कि फिर बात करने में भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो छोटी छोटी शिष्टताएं ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। तो आचरण अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो और उसके साथ में हमारे अंदर शिष्टता तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी अधिक शिष्टता आप में होगी, लोग आपको उतना ही ज़्यादा बहुत पसंद करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। और तीसरी बात, सभ्यता। आचरण और शिष्टता ये एक सामान्य सी बात है, परंतु सभ्यता हर एक संस्कृति की अपनी अपनी होती है। सभ्यताएं बहुत सारी होती हैं। अगर मैं अकेले भारतवर्ष की बात करूं तो हमारे अकेले भारतवर्ष में ही अनेकों सभ्यताएं हैं। अगर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो इस विशाल भारतवर्ष में अनेकों सभ्यताओं का जन्म हुआ है और अनेकों सभ्यताएं आज भी यहाँ पर फलती फूलती रहती हैं। सभ्यता को मैं एक शब्द में कहूँ तो एक संस्कृति, तरह तरह की संस्कृति, एक विविध संस्कृतियों वाला देश ही हमारा भारतवर्ष है और हर एक संस्कृति का अपना महत्व होता है। सभ्यता का एक शाब्दिक अर्थ कहूँ तो जो आपको सभ्य बना दे वो सभ्यता है। हाँ, ये हो सकता है कि हर स्थान की अपनी अपनी सभ्यता व्यक्ति को अलग अलग रूप से सभ्य बनाती है। जैसे अगर आप उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें, मैं एक सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ। अगर दोनों व्यक्ति के खाने का जो तरीका है वो भेद है, उसमें अगर वो विभिन्न है तो विचार कीजिए कि अगर कोई दक्षिण का व्यक्ति उत्तर में आकर के भोजन करता है, ये आप उदाहरण किसी प्रकार भी ले सकते हो, कहीं पूरे विश्व से कहीं का भी ले सकते हो कि विचार करके चलिए कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत में आकर के जब भोजन करता है तो उनके यहाँ जो भोजन करने का तरीका है कि वो चम्मच और कांटे के साथ केले को काट करके खा रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष में उसको देख करके लोगों को थोड़ी सी हंसी आएगी। तो हम लोग हंसेंगे कि ये किस प्रकार से भोजन कर रहा है। और हमारे इधर का व्यक्ति, हम लोग हाथों से खाने वाले हैं, और अगर हम लोग जाकर के ऐसे स्थान पर खाना खाएं जहाँ पर लोग वो कांटे चम्मच से, छुरी से, चम्मच से वो चावल खाएंगे, और भारत का व्यक्ति जाकर के अगर हाथों से चावल खाए तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि असभ्य। वास्तविकता में असभ्य नहीं, वो संस्कृति अलग है। ये अच्छा हुआ है कि जब से एक दूसरे देशों को लोग जानने लगे, एक दूसरे की संस्कृति को सोशल मीडिया के माध्यम से जानने लगे, तो अब इन बातों में ज़्यादा भेदभाव नहीं रह गया। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, मानते थे कि ये असभ्य है, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि उनकी सभ्यता में यही सभ्यता है, यही एक सभ्य तरीका है भोजन के करने का। तो जीवन में बहुत सारे जो जीने के तरीके होते हैं, जो खाने पीने के हों या अन्य प्रकार से हों, सभ्यता एक शब्द में कहें तो संस्कृति, और अपनी अपनी संस्कृति का पालन करना ही आपकी सबसे बड़ी सभ्यता है। अगर आप अपने एक समाज की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने पूरे समाज को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपने समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। आपने कबीले के लोगों को देखा है, ट्राइब्स होते हैं, उनको कभी देखा हो, वो बहुत छोटी संख्या में होते हैं, झुंड के झुंड, समूह एक साथ रहते हैं, परंतु उनकी विशेष बात क्या होती कि वो अपनी सभ्यता की सदा रक्षा करते हैं। और उनके कबीले, जो जनजाति हैं, वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि वो समूह में रहते हैं और अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। अफ्रीकन देशों में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, वो बिल्कुल बहुत विभिन्न है आज के समाज से। हम लोगों को देख करके लगता है कि ये कौन सी सदी में जी रहे हैं, हम तो 2021 में आ चुके हैं, लेकिन ये लोग कहाँ हैं अभी।
क्या है कि वो अपनी संस्कृति की आज भी रक्षा करते हैं। वो प्रसन्न हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा करके वो जहाँ हैं वहाँ जी करके भी प्रसन्न हैं। और एक महापुरुष की वाणी आप स्पष्ट अपने में हृदय में रख लीजिए, अगर आप अपने समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपनी सभ्यता की रक्षा कीजिए, वही आपके समाज की रक्षा कर सकती है। थॉमस का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो व्यक्ति था, जो हमारे देश में आया था, उसने जब अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसको भारत में भेजा गया था कि भारत में जा कर के और अंग्रेज राज की स्थापना करनी है तो आप अपनी ओर से उसमें कार्य करो। तो जब थॉमस आया, मैकॉले यहाँ पर आया, तो उसने आकर के अपने पिता को जो पत्र लिखा था तो उसमें उसने ये बात लिखी थी कि ये जो भारतवर्ष है ये संस्कृतियों वाला देश है, ये सभ्यता वाला देश है, और यहाँ की जो लोगों के हृदय में संस्कृति के प्रति, सभ्यता के प्रति जो भावना है वो बड़ी अटूट है, अगाध है। और अगर हमें भारत पर राज करना है तो सबसे पहले इनकी संस्कृति को रोकना होगा, इनकी संस्कृति पर चोट करनी होगी, क्योंकि जब तक हम इनकी संस्कृति को न रोक पाए, इनकी सभ्यता को नहीं इनके हृदय से निकाल पाए, तो तब तक हम इन पर राज नहीं कर सकते। तो हमारे भारत की जो सभ्यता है उसको चोट पहुंचाने के लिए सबसे पहले फिर भारतवर्ष में जब शराब की दुकान खोली गई, उसके बाद फिर कॉन्वेंट स्कूल खोले गए। आप देखिए आज भी कॉन्वेंट स्कूलों की विशेषता, जो खास बात है वो यही है कि वहाँ पर इंग्लिश का प्रचार हद से ज़्यादा है। वहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाता है। भारतीय संस्कृति के विरुद्ध ही आज भी वहाँ होते हैं। हमने बहुत बार ऐसी देखा है, ऐसी हमारे सामने बातें आई हैं कि जहाँ पर कहीं कलावा पहनने पर, बच्चों के तिलक लगाने पर, सब चीज़ों पर प्रतिबंध है। भारतीय संस्कृति कॉन्वेंट स्कूलों से बिल्कुल दूर रहती है। ठीक है, आप आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, परंतु एक समय के बाद ही आपको बच्चे को सबसे पहले पूरी तरह तैयार कर देना चाहिए। भारतीय संस्कृति उसके अंदर कूट कूट करके बचपन में ही भर देनी चाहिए, ताकि आप एक समय के बाद अगर बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए, और अच्छी शिक्षा क्या होती है, अच्छी बुरी कोई शिक्षा नहीं है, शिक्षा सब शिक्षा ही होती है। आप अपने भी किसी भारतीय स्कूलों में, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएं, वहाँ भी ठीक है। लेकिन ये कॉन्वेंट स्कूल ही है जहाँ बहुत छोटी आयु से अगर आप बच्चों को भेज देते हैं और घर में आप संस्कृति दे नहीं पाते, तो धीरे धीरे होता क्या है कि आज के समय में युवान थोड़े से धर्म के विषय में थोड़े से लज्जावश हो गए हैं। उनको थोड़ी सी शर्म आने लगी है धर्म कर्म में। अब इसके पीछे मैं किसी दिन आपको एक बहुत विशेष कारण है जो फिर कभी आपको बता दूंगा कि क्यों युवा आज के समय में धर्म से उतना जुड़ना नहीं चाहते, जबकि धर्म ही हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, जीने का एक मार्ग होता है। सिर्फ माला फेरना, भजन पूजा पाठ करना वो एक ऊपर की वस्तु है। जीने के लिए धर्म कितना आवश्यक है वो हम किसी दिन चर्चा करेंगे। तो सभ्यता जो कि हर माता पिता को अपने बच्चे को बाल्यावस्था से दे देनी चाहिए, क्योंकि फिर कॉन्वेंट स्कूलों में अगर बच्चे चले भी गए तो वहाँ पूरी तरह उनको सभ्यता से ही दूर किया जाता है, जो कि मैकाले का एक लक्ष्य था और उसने वो पूरा किया कि हमारे भारतवर्ष में आज अपनी ही सभ्यता से दूर भागने वालों की कोई कमी नहीं है। हिंदी को त्याग करके और इंग्लिश के प्रति जो इतना प्रेम वो मैकॉले ने दिखाया कि जितनी सैलरी वहाँ संस्कृत और हिंदी के अध्यापकों को हमारे देश में मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा इंग्लिश वालों को दी गई। तो ये उनके मन में भर दिया गया कि इंग्लिश आने वाले समय में यही हमारा भविष्य है, इसको पढ़ो और इसके पढ़ने से ही आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसी भावना भर दी गई। देखो जापान और चीन जैसे देश जहाँ के लोग आज भी अपनी भाषा को बोलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मैं इस बात के लिए उन सभी को बहुत सम्मान देता हूँ कि वो अपनी मातृभाषा के लिए इतने ज़्यादा प्रेमी रहते हैं कि वो बोलते हैं, भले ही इंग्लिश भी वो सीखते पढ़ते हैं। देखो सब सीखना पढ़ना कोई गलत नहीं है, सब पढ़ना चाहिए। बाल्यावस्था में तो जब हम गोकुल में विद्यालय में रहते थे तो दो अच्छी माताजी, दो अध्यापिका आती थी जो इंग्लिश पढ़ाया करती थी, तो मैं स्वयं भाग जाता था क्लास छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती थी और जो चीज़ अपने माथे में ना आए उसको क्या सीखना। तो उनका नियम ये था कि अगर कोई लेट हो जाता था, कोई विलम्ब होता था किसी को क्लास में आने को, वैसे भी वो आती थी शाम को 4 बजे, 4 से 5 पढ़ाती थी, तो नियम था कि अगर कोई 2 मिनट भी लेट हो गया तो उसको एंट्री नहीं देंगी। तो मैं जानबूझ करके 10 मिनट छुप जाता था और उसके बाद 10-15 मिनट बाद जाता ताकि वो भगा दे कि चलो देर हो गई, पर वो फिर भी इतनी प्यारी थी कि वो ज़बरदस्ती बैठा लेती थी, कभी कभी तो पता करके बुला करके बैठाती थी।
परंतु समय समझ कुछ आता नहीं था, लेकिन एक समय के बाद में फिर ये लगा कि हाँ, सब सीख लेना चाहिए। तो प्रयास करके और इधर उधर से बहुत प्रयासों के बाद ठीक है सीखा, क्योंकि आवश्यकता होती। देखो, मैं पढ़ने का बहुत रुचिकर व्यक्ति हूँ और बहुत सारे मैं विदेशी लेखकों को भी पढ़ता हूँ, तो कई बार उनके हिंदी एडिशन नहीं मिल पाते, तो इंग्लिश अगर पढ़नी हो तो उसके लिए आना चाहिए, इसलिए मैंने सीखा। लेकिन फिर भी आज मेरा प्रेम है कि अपने भारत में रह करके हर एक व्यक्ति को हिंदी बोलना चाहिए और हिंदी बोलने में किसी को भी किसी प्रकार की भी शंका नहीं करनी चाहिए। आप बोलो, बिल्कुल खुल करके बोलो। और मैं तो इस समय अपने नीरज भाई से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि देखो, एक आइडल जब व्यक्ति बन जाता है ना देश में, और वो कुछ कहता है तो उससे दुनिया बड़ी प्रभावित हो जाती है। नीरज भाई भी हमारे अपनी इसी जन्मभूमि के ही हैं, पानीपत के ही हैं वो भी, और अभी अभी उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो आपने उनकी अगर वीडियो देखी होंगी, मुझे इतना अच्छा लगा, आप देखना। How did traveling happen? You know, tell us the story. हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में पूछते हैं भाई। frustrated because of that. भाई हेलो, हिंदी आती है आपको? हाँ जी सर। हिंदी में पूछ लो यार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो, एक व्यक्ति जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है और जब वो अपने भारतीय भाषा का इतना सम्मान करेगा, अपनी सभ्यता का इतना सम्मान करेगा, तो बहुत स्वाभाविक रूप से देखो, पूछने वाले जर्नलिस्ट हैं वो भी सब भारत के हैं, सुनने वाले व्यक्ति हैं वो भी सब भारतीय ही हैं, जिससे पूछ रहे हो वो भी भारतीय है। तो एक विदेशी भाषा का उपयोग क्यों? कोई एक विदेशी व्यक्ति पास में बैठा है, उसको सुनाने के लिए? अरे उसके लिए सब टाइटल बाद में निकलवा देंगे ना। अभी जितने जो लाखों करोड़ों सुन रहे हैं वो सब हिंदी समझने वाले हैं, सभी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, सब नहीं समझते। भारतीय भाषा का प्रयोग करो, भले ही समझें, लेकिन अपनी सभ्यता की रक्षा करनी है तो वो हमारे हाथों में है कि हम उनकी रक्षा इसी प्रकार कर सकते हैं, अपनी सभ्यताओं का पालन करके। नए नए घर बनने लगे हैं तो सबके घर में डाइनिंग टेबल तो बनने ही लगे हैं, लेकिन फिर भी आज अगर हम नीचे बैठ कर के भोजन करना पड़ जाए, पंगत में बैठना पड़ जाए, तो संकोच मत करो। आपके घर में डाइनिंग टेबल है, आप टेबल पर बैठ कर के, कुर्सी पर, चेयर पर बैठ कर ही भोजन पाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं आप आश्रम में जाओ, मंदिरों में जाओ, भंडारे में जाओ, और अगर नीचे बैठ कर के आपको भोजन पाना पड़े तो आप उसके लिए शंका मत करो। अब अधिकतम लोग शंका तो नहीं करते हैं, लेकिन वो पहनते जीन्स हैं और जीन्स पहन करके उनसे बैठा नहीं जाता है। इसलिए कहता हूँ कि जब मंदिरों में जाओ तो थोड़ा, आश्रमों में जाओ तो जीन्स वगैरह मत पहनो, बल्कि कुछ ऐसे वस्त्र पहनो कि नीचे आलती पालती मार के सुखासन में बैठ सको, क्योंकि वही विधान है और वहीं इसी प्रकार आपको बैठना पड़ेगा। वही हमारी भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है। इस विषय में मैं गुजराती और राजस्थानी लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इनके साथ एक अनुभव किया है। मैंने देखा है कि ये गुजराती और राजस्थानी लोग, देखो, हमने भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं वैसे अधिकतम सबके साथ ये हो जाता है, पर विशेषकर मैंने इन दोनों को देखा है कि गुजराती और राजस्थानी लोग कहीं भी चले जाएं, ये लोग अपनी सभ्यता नहीं छोड़ते। मैंने बहुत सारे ऐसे गुजरात के भक्तजन हैं, उनको देखा है कि वो लोग जाकर के महाराष्ट्र में बस गए। महाराष्ट्र, उनको मराठी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी भी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उनके बोलने का जो लहजा है, उनका जो तौर तरीका है, उनकी जो एसेंट है, वो आज भी गुजराती रहेगी। चलो ठीक है, वो तो गुजरात से आए थे इसलिए रहेगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके जो बच्चे होंगे आसपास ज़्यादा गुजराती नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को गुजराती सिखा देंगे। घर में वो लोग आपस में गुजराती में ही बात करेंगे। और उसके बाद अगर वो बच्चा विदेश चला गया, वो भूलने वाला नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हॉलैंड में, अफ्रीका में, सूडान में, केन्या में, बहुत सारे स्थानों पर, बिल्कुल ऐसे जो भारतीय संस्कृति से बिल्कुल विभिन्न देश हैं, वहाँ पर बहुत सारे हमारे भारत के लोग रहते हैं, उनमें कितने गुजराती हैं। तो देख कर के बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज भी उनका बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल गुजराती है। सब गुजराती बोलते हैं, जबकि वो भारत कभी वर्षों में एक बार आते हैं, महीने 2 महीने के लिए। उनका जन्म भी वहीं हुआ है, विदेशों में, वहीं रहते हैं, वहीं पले बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपनी सभ्यता को वहाँ भी जीवित रखे हैं। वहाँ भी गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, तौर तरीके बिल्कुल वही है जीने के। और वहाँ भी उनके जलेबी फाफड़ा बनते ही बनते हैं। राजस्थान के, मारवाड़ प्रदेश के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा हैदराबाद आना जाना होता रहता है। वहाँ कितने ही लोग हैं वो वहीं पैदा हुए, बस गए। देखिए वहाँ पर एक सामान्य, वैसे हिंदी ज़्यादा बोली जाती है और तेलुगु लोगों का भी स्थान है तो तेलुगु भी बोली जाती है।
परंतु वहाँ जो राजस्थान से जाकर के बसे, अब उनके जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, तो वो दक्षिणी होने के बाद भी, दक्षिण में उत्पन्न होने के बाद भी वो अपने परिवार में ही भाषा को सीखे हैं। मैं इन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो अपनी सभ्यता को इतने अच्छे से पालन कर रहे हैं, और बाकी को सीखने के लिए कहता हूँ कि देखो इस प्रकार से किया जाए। कहीं भी रहते हुए वहाँ की भाषा को भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को जो कि वहीं पैदा हुए अपनी भाषा भी सिखा रहे हैं, अपनी संस्कृति के विषय में भी बता रहे हैं। तो ये तो हमारा पूरा परिवार है। देखो घर के चारों कोने एक बराबर नहीं होते हैं, एक घर के कोने में अलग अलग विभिन्नताएं होती। तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति विविध प्रकार से बड़ी अद्भुत है, अनेक प्रकार की है। परंतु अच्छी बात यही है कि हमारे भारत का व्यक्ति कहीं भी जाए वो अपनी सभ्यता की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे, क्योंकि सभ्यता ही हमारे गुणों की जननी होती है। सभ्यता हमें एक देश प्रेमी बनाती है, हमें सभ्यता ही एक राष्ट्रवादी बनाती है, एक राष्ट्र प्रेमी बनाती है। इसलिए सभी अपनी सभ्यता की रक्षा करें और सभ्यता का पालन करते हुए ही आगे बढ़ें। तो 3 गुण हैं: आचरण, व्यवहार, शिष्टता, शिष्टाचार, और तीसरा है सभ्यता, संस्कृति। इन तीनों गुणों का जो पालन कर ले और अच्छे से पालन कर ले, वो महापुरुष हो जाता है। मैंने बहुत सारे महापुरुषों के नाम लिए थे, यथा स्वामी विवेकानंद हैं, विदेशों में भी स्वामी विवेकानंद गए। आज तक उनका भाषण बड़ा प्रसिद्ध है जो उन्होंने शिकागो में दिया था। परंतु आप कभी भी उस क्षण को याद करें, स्वामी जी सदा भारतीय परिवेश में ही जाते थे, भारतीय परिधान में ही जाते थे। ये अपने देश के प्रति एक प्रेम है, अपने स्वदेश के प्रति एक प्रेम है। तो बस यही है कि इन 3 गुणों का पालन करने से ही आपका जो जीवन है श्रेष्ठ होता है, एक महापुरुषों के समान होता है। श्रेष्ठ आचरण करें, महापुरुषों का आचरण करें और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते रहें। आप सभी के कल्याण के लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज यही हम विश्राम देते हैं चर्चा को, पुनः फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए भादो मास का आनंद लीजिए, वर्षा का खूब आनंद लीजिए, और फिर हम आप सब मिलेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, प्रणाम।